स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के क्लब वर्ल्ड कप की। बिल्कुल नया फॉर्मेट है। हमारे पास इस बड़े टूर्नामेंट के प्रारूप, ताज़ा नतीजों और हाँ, इसके आसपास जो भी बातें चल रही हैं उससे जुड़े कई स्रोत हैं। कोशिश ये समझने की है कि भई ये 32 टीमों वाला जो आयोजन है इसमें क्या खास हो रहा है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण बन गया है। हाँ, काफी कुछ बदल गया है इस बार। ये वाकई दिलचस्प है। 32 टीमें, बड़े बड़े नाम और एक बिल्कुल नया अंदाज। चलिए देखते हैं इसे जरा खोलकर। सबसे पहले मुख्य बातें क्या हैं। तारीखें हैं 14 जून से 13 जुलाई 2025 जी। और मेजबान है अमेरिका। 11 शहर, 12 NFL स्टेडियम, काफी फैला हुआ है। हाँ, ये प्रारूप जो है ना पिछले वाले से बहुत अलग है। मतलब पहले सिर्फ 60 टीमें होती थी। हाँ, वो छोटा सा होता था। बिल्कुल। अब हैं 32। इनमें 2021 से 2024 तक के जो कॉन्टिनेंटल चैंपियन है वो शामिल हैं और साथ में क्लब रैंकिंग के आधार पर भी टीमें चुनी गई हैं। अच्छा। 8 ग्रुप बने हैं, हर ग्रुप में 4 टीमें। हर ग्रुप से जो टॉप 2 टीमें होंगी वो जाएंगी राउंड ऑफ 16 में और फिर नॉकआउट शुरू, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल। फाइनल होगा न्यूयॉर्क के पास मेटलाइफ स्टेडियम में। और जाहिर है पैसा भी इसमें बहुत है। सुनने में आया है कुल $1 बिलियन का प्राइज पूल है। हाँ, काफी बड़ा अमाउंट है और मुख्य प्रसारण डेजन पे है जो दुनिया भर में स्ट्रीम कर रहा है। तो ग्रुप स्टेज में इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ तस्वीर साफ हुई है? हाँ, काफी कुछ तय हो गया है। जैसे ग्रुप ए में पाल्मेरास ने टॉप किया। ओके। और दूसरे नंबर पर रही लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ग्रुप बी? ग्रुप बी में पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG वो पहले स्थान पर रही और ब्राजील की बोटाफोगो दूसरे पर। अच्छा, बोटाफोगो भी आगे बढ़ गई। और दूसरे ग्रुप्स का क्या हाल है? कोई टीम है जो एकदम हावी दिख रही हो? बिल्कुल। ग्रुप सी में देखें तो बायर्न म्यूनिक क्वालिफाई कर चुका है, हालांकि उनकी फाइनल रैंकिंग अभी पक्की नहीं है, पहले या दूसरे। और ग्रुप डी में एक और ब्राजीलियाई टीम फ्लेमिंगो वो टॉप पर है। अरे वाह। तो ये अब तक ब्राजीलियाई टीमों का अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। यहाँ चेल्सी और एस्पेरेंस डी ट्यूनिस के बीच दूसरे स्थान के लिए काफी टक्कर है। मतलब ये ग्रुप अभी खुला हुआ है। तो इसका मतलब ग्रुप ई से एच में अभी भी काफी मुकाबला बाकी होगा, काफी कुछ दांव पर है। हाँ बिल्कुल। ग्रुप ई और एफ तो काफी कॉम्पिटिटिव बने हुए हैं। वहाँ रिवर प्लेट है, इंटर मिलान, फ्लुमिनेंसे, ब्रूसा डॉर्टमुंड और दक्षिण अफ्रीका की मेमेलोडी सनडाउन्स जैसी टीम्स भी अभी दौड़ में हैं अगले दौर में जगह बनाने के लिए। ग्रुप जी में यूवेंटस और मैनचेस्टर सिटी के बीच टॉप स्पॉट के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है। फिलहाल गोल अंतर की वजह से सिटी दूसरे पे हैं। अच्छा। और ग्रुप एच में रियल मैड्रिड, रेड बुल साल्जबर्ग और सऊदी अरब की अल हिलाल, इनकी किस्मत का फैसला अभी होना बाकी है। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रुप स्टेज की बात, लेकिन असली कहानी तो कुछ खास मैचों और प्रदर्शनों में दिख रही है ना? सही कहा। खासकर ये जो दक्षिण अमेरिकी टीमें हैं, इनका प्रदर्शन तो कमाल का लग रहा है। बिल्कुल सही। ब्राजील की चारों टीमें बोटाफोगो, फ्लेमिंगो, पाल्मेरास, फ्लुमिनेंसे, ये अब तक हारी नहीं है। क्या बात है। उन्होंने मिलकर 14 गोल कर दिए हैं और सिर्फ 4 खाए हैं। वाह। यहाँ तक कि उन्होंने PSG और चेल्सी जैसी बड़ी यूरोपीय टीमों को भी हराया है। ये वाकई एक चौंकाने वाला पैटर्न है इस नए फॉर्मेट में। कौन से नतीजे सबसे ज्यादा हैरान करने वाले रहे आपके हिसाब से? कुछ खास नतीजे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो बोटाफोगो की PSG पर 1-0 की जीत। हाँ, ये तो बड़ा उलटफेर था। बिल्कुल, अप्रत्याशित जीत थी वो। इगोर जीसस का गोल निर्णायक रहा। और दूसरा, इंटर मियामी की पोर्टो पर 2-1 की जीत, जिसमें मेसी का वो फ्री किक। हाँ, वो फ्री किक बिल्कुल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और कुछ ऐसे मैच भी हुए हैं जिनमें स्कोर बहुत ज्यादा रहा, जो शायद टीमों के बीच के स्तर का अंतर दिखाते हैं। हाँ, हुए हैं। जैसे मैनचेस्टर सिटी ने अलेन को 6-0 से हराया। गुंडोगन ने 2 किए, हालैंड, बॉब, एचेवेरी, चेरकी सबने गोल किए। बाप रे। 6-0। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भी सिटी अपने ग्रुप में यूवेंटस से पीछे है। अच्छा। इसी तरह बायर्न म्यूनिक ने ऑकलैंड सिटी को 10-0 से रौंद दिया। 10-0। हाँ, तो ये नतीजे टूर्नामेंट के फॉर्मेट पर कुछ सवाल भी खड़े करते हैं कि क्या टीमों के बीच इतना अंतर होना चाहिए। आपने यूवेंटस का जिक्र किया, उनके मैच में भी कुछ अलग बात हुई थी। हाँ, यूवेंटस ने भी अलेन को 5-0 से हराया, लेकिन वो मैच वॉशिंगटन DC के ऑडी फील्ड में हुआ था और वहां दर्शकों की कम संख्या थोड़ी चर्चा का विषय बनी। दूसरी तरफ अमेरिका की जो टीम थी सिएटल साउंडर्स, वो PSG से 0-2 से हारकर बाहर हो गई, जबकि PSG ग्रुप बी में टॉप पर रही। अच्छा। मैदान के बाहर क्या माहौल है? टिकट बिक्री तो अच्छी बताई जा रही थी। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं कि 750,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। मतलब औसतन हर मैच में करीब 35,500 दर्शक। ठीक है,
लेकिन ये भी सच है कि कुछ जो बड़े एनएफएल स्टेडियम है वो खासकर दोपहर के मैचों में थोड़े खाली खाली से दिखे हैं। अच्छा। हालांकि करीब 2 लाख दक्षिण अमेरिकी फैंस पहुंचे हैं। मियामी, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस जैसे शहरों में उन्होंने मैचों में जबरदस्त जोश भरा है, माहौल बनाया है। और कोई बाहरी कारक जो खेल पर असर डाल रहे हो, मौसम वगैरह? बिल्कुल, कुछ अमेरिकी शहरों में तेज गर्मी और कहीं-कहीं तूफान इन्होंने दोपहर के मैचों को प्रभावित किया है। और हाँ, इंटर मियामी की वजह से मेसी की मौजूदगी ने मीडिया में एक तरह का मेसी मेनिया पैदा कर दिया है। वो तो होना ही था। और फीफा के लिए ये टूर्नामेंट 2026 विश्व कप से पहले एक अहम टेस्ट है, एक पड़ाव है, क्योंकि वो भी यहीं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होना है। लेकिन सब कुछ सकारात्मक ही नहीं है, शायद कुछ आलोचनाएं भी सुनने में आ रही हैं। हाँ, थोड़ी आलोचना भी है। यूरोपीय क्लबों ने खास तौर पर चिंता जताई है खिलाड़ियों पर बढ़ते बोझ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि कैलेंडर पहले से ही बहुत व्यस्त रहता है। हाँ, ये बात तो उठती रहती है। बिल्कुल। कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि टीमों के बीच जो बड़े अंतर वाले नतीजे आ रहे हैं, उनको देखते हुए टूर्नामेंट में थोड़ी अखंडता की कमी लगती है। अच्छा। जबकि दूसरे से क्लब फुटबॉल के लिए एक जरूरी ग्लोबल मंच मान रहे हैं। तो दोनों तरह की बातें हैं। तो अब आगे क्या? राउंड ऑफ 16 की तस्वीर कितनी साफ हुई है? कौन किससे भिड़ेगा? तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे। कुछ मुकाबले तो तय हो चुके हैं। जैसे 2 ब्राजीलियाई टीमों के बीच ही मुकाबला होगा, पाल्मेरास बनाम बोटाफागो। ओहो, दिलचस्प। और एक और दिलचस्प मुकाबला है, PSG बनाम इंटर मियामी। वाह, मेसी बनाम PSG। जी। और बाकी मैच अभी ग्रुप स्टेज के जो अंतिम नतीजे आएंगे उन पर निर्भर करेंगे। खासकर मैनचेस्टर सिटी, यूवेंटस और रियल मैड्रिड से जुड़े मुकाबलों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि वही नॉकआउट स्टेज की पूरी तस्वीर तय करेंगे आखिर में। तो ये थी नए और बड़े क्लब वर्ल्ड कप की एक झलक। काफी एक्शन है, कुछ बड़े उलटफेर भी हुए हैं और स्कोर से परे भी बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ? जिस तरह से दक्षिण अमेरिकी टीमें, खासकर ब्राजील की, इस नए फॉर्मेट में तटस्थ मैदानों पर यूरोपीय दिग्गजों के खिलाफ इतना मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं, क्या ये क्लब फुटबॉल की दुनिया में जो शक्ति संतुलन है उसमें किसी संभावित बदलाव का संकेत हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आगे देखने लायक होगा।